नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत हम करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आतंकियों की कायराना करतूतों का जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कई जगह एनकाउंटर में आए दिन दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। शाह का आज से 3 दिनों का जम्मू कश्मीर दौरा है, जहां वे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही उपराज्यपाल से चर्चा कर हालात का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से हो रही टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बल बहुत ही अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में आईएसआई की नापाक साजिश को करारा जवाब देने के लिए भी शाह का यह दौरा अहम माना जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान और चीन ने सीमाओं पर गतिविधियां बढ़ा दी है। इसको देखते हुए भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी सोमवार को हाई लेवल बैठक करेंगे। कमांडरों के सम्मेलन के दौरान सीमा पर सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और भारत में आतंकवादियों को घुसाने की फिराक में है। वहीं चीन ने भी एलओसी पर अपने सैनिकों को तैनात करना जारी रखा है। सूत्रों के मुताबिक सेना के कमांडरों के सम्मेलन में चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति, पश्चिमी मोर्चे पर आतंकी समूहों के समर्थन में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर चर्चा होगी। इसके अलावा पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियों के साथ साथ देश के सामने आने वाली बाकी सुरक्षा चुनौतियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी सेना के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया हुआ है। वहां किसी भी संभावित दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया है। भारत ने पूर्वी लद्दाख और उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगने वाली सीमा पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक 40 किलोमीटर की दूर तक मार करने वाली तोपों को तैनात किया है। इसके अलावा एलएसी पर बोफोर्स तोपों को भी तैनात किया गया है। मुंबई के पास समुद्र में भारत और ब्रिटेन की सेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं के बीच चल रहे संयुक्त अभ्यास को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए एक शीर्ष ब्रिटिश नौसेना अधिकारी ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य संबंधों को गहरा करना है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे और अभ्यास इस समय हो रहे हैं। ब्रिटिश सीडीएस सेना और नौसेना प्रमुख भारत में हैं और ब्रिटिश सेना अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना के साथ अभ्यास कर रही है। अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और यूके के बीच पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। पिछले 3 महीने में यह दूसरा मौका है जब ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने सबसे बड़े जंगी जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है। क्वीन एलिजाबेथ ने जुलाई में भी भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ अभ्यास किया था, लेकिन इस बार भारत और ब्रिटेन के बीच ट्राई सर्विसेज युद्धाभ्यास हो रहा है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के 3 अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह का युद्धाभ्यास भारत केवल अमेरिका और रूस के साथ ही करता आया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में हुई जमकर तोड़फोड़ के बाद इस्कॉन आज 150 देशों में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने मंगलवार को ये जानकारी दी थी। कोलकाता स्थित इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बताया कि दुनिया के कई हिस्सों में हिंदुओं को निशाना बनाकर हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा पीड़ितों के लिए आज प्रदर्शन और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हुई थी। इसके विरोध में इस्कॉन ने भारत में कोलकाता सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। इसके अलावा इस्कॉन ने पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र से भी इन हमलों को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इस्कॉन के सदस्यों ने कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में भीड़ ने भक्तों पर हमला कर दिया था। यह हमला बांग्लादेश के नोआखली में हुआ था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश के कमिल्ला जिले में दुर्गा पंडाल में कथित तौर पर कुरान के अपमान के बाद देश के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छिड़ गई थी। इन हमलों के पीछे जमात ए इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का हाथ बताया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका का विरोध किया है। सरकार ने हाईकोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यावसायिक कंपनी है और इसे भारत के आईटी नियमों का पालन करना ही होगा। नए आईटी नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक और व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कानूनों को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट में शुक्रवार सुनवाई हुई। इससे पहले हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। नए नियमों के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप सहित तमाम मैसेजिंग ऐप के लिए ये पता लगाना जरूरी है कि पहली बार किसी मैसेज को किसने वायरल किया। कोर्ट ने अब इस मामले में आईटी मंत्रालय को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने याचिका में केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आईटी नियमों को चुनौती देते हुए कहा था कि यह कानून असंवैधानिक होने के साथ साथ लोगों के निजता के अधिकार का हनन भी करता है। याचिका में नए आईटी नियमों को रद्द करने की मांग करने के साथ ही जब तक याचिका लंबित है तब तक के लिए नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। स्वयंपूर्ण मित्र भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा मिशन के तहत नियुक्त किए जाते हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयंपूर्ण गोवा के माध्यम से किए गए कार्यों को स्वीकार किया है और यह भी बताया कि वो 23 अक्टूबर को स्वयंपूर्ण मित्रों, सरपंच और पंच सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सफलता की कहानियों के बारे में भी जानकारी दी, जिनमें स्वयंपूर्ण मित्र ने विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देकर लाभार्थियों को भी 100% लाभ देकर एक जबरदस्त काम किया है और अन्य स्वयंपूर्ण मित्र से राज्य भर में 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए अपील का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्वयंपूर्ण मित्रों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को अपनी सफलता की कहानियों से अवगत कराने का भी अनुरोध किया, ताकि जो लोग अनजान या छूटे हुए हैं उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। यूपी में अपने चुनाव अभियान को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसे हरी झंडी दिखाने वाली हैं। ये प्रतिज्ञा यात्राएं वाराणसी, बाराबंकी और सहारनपुर से शुरू होंगी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। तीनों यात्राएं प्रदेश के 28 जिलों से गुजरेंगी। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करने की तैयारी चल रही है। इस वजह से फिलहाल 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेंगी। पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाने वाली है, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी के हरख इंटर कॉलेज के मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें वह कांग्रेस की बाकी 6 प्रतिज्ञाओं की घोषणा भी करेंगी। पहली प्रतिज्ञा के तौर पर वह यूपी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को देने और पार्टी के सत्ता में आने पर इंटरमीडिएट पास छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान कर चुकी हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। ऐसे में कल कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी के साथ पटना में कार्यक्रम किया। यहां उन्होंने सदाकत आश्रम में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व ने कन्हैया समेत तीनों नेताओं का सम्मान किया। वहीं पार्टी में आने पर उनका स्वागत भी किया गया। इस बीच एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने इशारों में ही आरजेडी और तेजस्वी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 30 साल में उन लोगों ने कांग्रेसी वोटर के लिए क्या किया है, इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठेत वाली भाषा बोलता है। कन्हैया ने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ होंगे, जो ऐसा नहीं चाहते हैं वो केवल गुणागणित करते रहेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लमखागा पास के इलाके में बर्फबारी का शिकार हुए पर्यटकों के दल के 2 और लोगों का शव शुक्रवार को मिला है। बर्फबारी के बाद 11 लोग लापता हुए थे, जिनको ढूंढने का काम जारी है। अब तक 7 लोगों के शव मिल चुके हैं और 2 लोगों को बचा लिया गया है। अभी 2 लोग और लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लमखागा पास के इलाके में बर्फबारी हुई है। जो लोग वहां ट्रैकिंग के लिए गए थे वे अचानक बर्फबारी में फंस गए। हमें सूचना मिली कि 11 लोग लापता हैं। हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। शुक्रवार सुबह वहां 2 शव बरामद हुए हैं। गुरुवार को वहां से 5 शव बरामद हुए थे और 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था।
काफ़ी बर्फबारी हुई पिछले हफ्ते के दौरान और इस वजह से उस इलाके में जो लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे अचानक ही उस बर्फबारी में फंस गए। तो कल वहाँ पर जो जॉइंट ऑपरेशन था उसमें 5 डेड बॉडीज़ मिली थी और 2 लोगों को निकाला गया था वहाँ से, और 2 डेड बॉडीज़ अभी मिली हैं जो लमखगा के क्रॉस हैं हिमाचल साइड में। तो अब 9 लोगों को हम ट्रेस कर पाए हैं और अब 2 और लोगों को ट्रेस किया जाना बाकी है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस हफ्ते भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन ने जमकर कहर बरपाया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस आपदा में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव में लगी एनडीआरएफ ने बताया कि उनकी टीमें अभी तक राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1300 से ज्यादा लोगों को बचा चुकी है। पटना के धनरुआ में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर पत्थरबाजी हुई और गोली भी चली, जिसमें सीओ राम कुमार प्रसाद के साथ करीब 25 से ज्यादा पुलिस के जवान जख्मी हो गए। हिंसा में 3 ग्रामीणों के भी जख्मी होने की खबर है। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई है। गोली किसने और किधर से चलाई यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस इस मामले में किसी की मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। वहीं कल देर रात तक गांव में तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को धनरुआ के मोरियामा में पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम दिन प्रचार प्रसार था। वहीं एक दल के लोग अपने समर्थक के साथ घूम रहे थे, जिसे दूसरे दलों के लोगों ने रोक दिया। इसी में विवाद हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली और वहां पर बाद में हिंसा हो गई। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उपराज्यपाल आईबी के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह, और साथ ही सीआरपीएफ और एनआईए की डीजी के साथ भी मीटिंग होने वाली है। आर्मी अधिकारी जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ बैठक होने वाली है। तो 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा काफी महत्वपूर्ण है गृहमंत्री अमित शाह का। जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, उसके बाद 3 दिवसीय दौरे पर है जम्मू कश्मीर के गृहमंत्री अमित शाह, और देखना होगा इस बैठक में क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। हालांकि सुरक्षा समीक्षा बैठक करने वाले, अध्यक्षता करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह, और साथ ही उपराज्यपाल आईबी के अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। सीआरपीएफ और एनआईए के डीजी के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं। तो उनके 3 दिन के कार्यक्रम को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 3 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुलाकातें, मीटिंग, बैठक होने वाली है अमित शाह की, और साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ भी गृहमंत्री अलग से बैठक करने वाले हैं। वहां पर क्या हालात हैं, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, उसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते कई दिनों से जो हालात वहां पर बने हुए। हालांकि ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी बताएंगे आपको। रविकांत, आज के इस दौरे को लेकर के क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए दीपिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद पहली बार होम मिनिस्टर जो है वैली को विजिट कर रहे हैं। और ये जो विजिट है ऐसे समय में हो रही है जब घाटी में परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं है, क्योंकि देखा गया कि पिछले 2 सप्ताह के अंदर जितने भी गैर कश्मीरी लोग हैं उनको आतंकवादियों ने टारगेट किया है, उनको मारा है, ताकि जो घाटी में पीस है उसको डिस्टर्ब किया जा सके, जो डेवलपमेंट के काम है उनको रोका जा सके। ऐसे में अमित शाह का जो 3 दिन का दौरा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रविकांत आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 370 हटने के बाद से ये पहला दौरा है गृहमंत्री अमित शाह का, और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर तरफ कर लिए गए हैं। 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे अमित शाह। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन की पाकिस्तानी दोस्ती आंसू आलम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब सरकार अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच करने की बात कह रही है, लेकिन इस बीच अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक ट्वीट करके कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने ट्वीट में रवीन ठुकराल ने एक फोटो शेयर की है जिसमें अरूसा आलम सोनिया गांधी से हाथ मिलाती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं अरूसा के साथ सोनिया गांधी हाथ मिलाते हुए नजर आ रही हैं, और ये खुद ट्वीट किया है रवीन ठुकराल ने एक फोटो शेयर करते हुए जिसमें अरूसा आलम सोनिया गांधी से हाथ मिलाती हुई दिख रही हैं। रंजिता, जरा इस फोटो के बारे में और इस ट्वीट के बारे में जानकारी दीजिए। ये बिल्कुल देखिए, जो पंजाब की लड़ाई है हम कह सकते हैं कि अब वो सोनिया गांधी तक पहुंच गई है। अरूसा आलम के खिलाफ जांच की बात करके कांग्रेस खुद फंसती हुई नजर आ रही है, अगर हम इस ट्वीट को देखें तो। हालांकि ये फाइल फोटो है, और रवीन ठुकराल ने जो ट्वीट में लिखा है वो यही कि ये
फाइल फोटो का जिक्र किया है, कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अगर अरूसा आलम पर जांच की जाती है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ISIS से उसके संबंध रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो इस तस्वीर का क्या? और कहीं ना कहीं उस तस्वीर को ट्वीट करने की एक बड़ी वजह यही कही जा रही है कि अगर आप कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जांच की तलवार लटकाते हैं या कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि खराब होती है, तो कहीं ना कहीं वो सोनिया गांधी के दरवाजे तक भी पहुंचेगी। अब देखना है कि इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि किसी तरह के इस ट्वीट में कोई बयानबाजी नहीं है। ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अगर संबंध की बात की जाए तो संबंध सोनिया गांधी से है। अगर सोनिया गांधी से कोई हाथ मिला रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके साथ उनकी तस्वीर है, तो ये जवाब कांग्रेस पार्टी को भी देना होगा कि ऐसे व्यक्ति से सोनिया गांधी की मुलाकात क्यों हुई थी। तो ये तमाम जो सवाल है वो कांग्रेस के लीडरशिप तक पहुंची हुई है और कांग्रेस को किसी दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे से लड़ती हुई पंजाब में दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने रंजिता, और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है इस ट्वीट करने के पीछे, टेट फॉर टैट। रंजिता बने रहिए, कुछ और खबर पर भी हमें आपसे अपडेट चाहिए। लेकिन कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद मौजूद रहेंगे। और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश की 40 से 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। रंजिता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, आज की ये मीटिंग भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है। पहले ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होनी थी, लेकिन नेताओं की अवेलेबिलिटी को देखते हुए वर्चुअल इस बैठक को कर दिया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी में है, जितेंद्र सिंह जो स्क्रीनिंग कमेटी के इंचार्ज है वो असम में है। तो ऐसे में ये वर्चुअल बैठक होगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस की है उसके तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे इस बैठक में। और बताया ये जा रहा है कि 40 से 50 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन होगा और जल्द कांग्रेस पहली लिस्ट भी जारी कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन पार्टी इस बार उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी करना चाहती है, ताकि जो उम्मीदवार है उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, नेताओं के बीच और आम जनता के बीच जाने के लिए, प्रचार करने के लिए। अब देखना होगा कि जो वादा प्रियंका गांधी ने किया था कि 40% महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, चुनाव लड़ने का मौका देगी कांग्रेस पार्टी, उस पर कितना कांग्रेस बिल्कुल रंजिता, और देखना होगा क्या स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरती है यूपी के। बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता आपका इस खास जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, यूएस की एयर स्ट्राइक में अलकायदा नेता मारा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलकायदा नेता अब्दुल हमीद अल मतार मारा गया है। MQ-9 एयरक्राफ्ट के जरिए ये एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें अलकायदा नेता अब्दुल हमीद अल मतार मारा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, जिसमें यूएस की एयर स्ट्राइक में अलकायदा नेता का अब्दुल हमीद अल मतार मारा गया है। एयर स्ट्राइक में MQ-9 एयरक्राफ्ट के जरिए ये पूरी तरीके से स्ट्राइक किया गया था, जिसमें ये बड़ा हमला हुआ और अब्दुल हमीद अल मतार मारा गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में स्कूल में नमाज पढ़ने पर विवाद चढ़ गया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आपत्ति जताई है। बच्चियां कैंपस में सुरक्षित नहीं है, ये कहना है प्रज्ञा ठाकुर का। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर स्कूल में नमाज पढ़ने पर जबरदस्त विवाद हुआ है और इसको लेकर के प्रज्ञा ठाकुर ने आपत्ति भी जताई है और ये कहा है कि बच्चियां कैंपस में सुरक्षित नहीं है। मैं ये करना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ मैंने देखा ना कि पहले 10-15 लोग आए, लोगों ने, इन्होंने प्रिंसिपल ने कहा, और एक बार नहीं आते, दिन में 2 बार नमाज होती है, शुक्रवार को बड़ी नमाज होती है। इनके अपने नियम हैं, बिल्कुल जहाँ स्थान है उनका वहाँ होना चाहिए, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भारत है, सबकी उपासना की स्वतंत्रता है, ये हमारा संविधान कहता है। परंतु यदि इस प्रकार से बच्चों को सुरक्षित कर दिया जाएगा, और दूसरी बात, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको स्वतंत्रता है, खुली छूट है, कोई भी व्यक्ति कैसा है कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता।
ये प्रिंसिपल भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन कैसे इन्होंने किया इस बात को ये नकार रहे हैं कि नहीं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये मुझे लगता है कि इसमें ये पूरी तरह से दोषी है। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कोई भी नमाज पढ़ने यहाँ आ सकता है और स्कूल सुरक्षित नहीं है। ये इस सब की अव्यवस्था जो है ये व्यवस्थित करना पड़ेगी। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी और कार्यवाही क्या करेंगे ये भी मैं जानकारी उनसे लूंगी। और मैं इस कैंपस को सेव करना चाहती हूँ। और बाजू का वो गर्ल्स स्कूल है जो ये दीवार खड़ी है, एक स्कूल से 2 स्कूल जुड़े हुए हैं और वो भी कैंपस सेव नहीं है। वो सरोजनी नायडू स्कूल गर्ल्स स्कूल है 100%, उसको वो भी सुरक्षित नहीं है। ये आकर के मैंने यहाँ देखा और मुझे कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं सब धार्मिक स्थलों को कहती हूँ अपनी अपनी जगह सब अपनी पूजा पद्धति को स्वीकारें, लेकिन यदि इस प्रकार से जबरदस्ती की गई तो ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि होना भी नहीं चाहिए। और अब बुलेटिन में देखिए आपके काम की खबर। कोरोना काल में आप भी अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन अब ज्यादातर सेक्टर्स में एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को वापस बुलाना चाहते हैं, अगर ऑफिस में नहीं तो कम से कम उस जगह पर जहां उन्हें काम पर रखा गया। हाल ही में डेलॉयट की ओर से किए गए एक सर्वे से पता चला है कि केवल 12% कंपनियां ही अपने कर्मचारियों को कोरोना खतरे के कम होने के बाद भी स्थायी तौर पर कहीं से भी काम करने का ऑप्शन देने का प्लान बना रही है। यानी कि ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक डेलॉयट की ओर से किए गए सर्वे में 450 से ज्यादा कंपनियों को शामिल किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई है कि बेहतर प्रोडक्टिविटी, कर्मचारियों की रिलेशन, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्राइवेसी जैसी वजहों को लेकर एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को ऑफिस वापस बुलाना चाहते हैं। आजकल अपनी कमाई से कुछ रुपए बचाकर ज्यादातर लोग भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में कर सकते हैं। इस स्कीम में अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। किसी वजह से अगर बैंक डिफॉल्ट भी होता है तो इन्वेस्टर को 5 लाख रुपए वापस मिलते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में ऐसा नहीं है। सिर्फ 500 रुपए के साथ सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है, जिस पर आपको सालाना 4% रेट पर ब्याज भी मिलेगा, जबकि दूसरे बैंकों में ये ब्याज रेट कम है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक वयस्क 2 वयस्क तक मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा किसी नाबालिग या फिर कमजोर दिमाग वाले शख्स की ओर से गार्जियन या फिर 10 साल से ज्यादा एज का कोई भी नाबालिग खुद के नाम पर भी अकाउंट खोल सकता है। अगर आप भी गाजियाबाद में रहते हैं और वहां से किसी काम के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली जाते हैं तो इस खबर को पहले ध्यान से देख लीजिए। दरअसल यूपी की गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की है। ट्विटर पर जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि NH9 के द्वारा तिगरी अंडरपास और राहुल विहार अंडरपास दिल्ली नोएडा की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर गंगाजल परियोजना के पाइपलाइन की मरम्मत का काम 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक किया जाना है। यही वजह है कि गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले सभी वाहन तिगरी गोल चक्कर से गाजियाबाद की ओर न आकर तिगरी गोल चक्कर से अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करके जा सकेंगे। तो जब भी घर से निकलें तो 10 नवंबर तक इस रूट को ध्यान में रखें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।